गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भूआकृतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है। भूआकृतिक दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा थार का मरुस्थल, तीसरा विशाल मैदान, चौथा दक्षिण का पठार, पांचवा तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। अब बात करते हैं हम एक एक प्रदेश की। तो हम सबसे पहले आते हैं हिमालय पे, और आज हम जो पढ़ेंगे वो है हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति भूगर्भ शास्त्रियों व भूआकृति विज्ञानियों के लिए एक बहस का विषय रहा है कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ या इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखिए, यह एक जटिल और वलित पर्वत प्रणाली है जिसका निर्माण अधिकांशतः परतदार और रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिसमें तीव्र वलन और भ्रंशन के भी प्रमाण मिले हैं। हिमालय की उत्पत्ति से जुड़े कई सिद्धांत हैं, जिनमें से प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन हम नीचे देखते हैं। पहला है भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइनन। भूसन्नति जो सिद्धांत है वह कॉबर ने दिया था। किसने दिया? कॉबर ने। और कॉबर के अनुसार 200 मिलियन करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया का विखंडन हुआ, जिसके फलस्वरूप यह 2 भागों में बटा। उत्तरी जो भाग था उसका नाम रखा गया अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को उन्होंने गोंडवाना लैंड कहा, जिसके मध्य एक सागर था जिस का निर्माण हुआ, जिसको उन्होंने टैथिस सागर नाम दिया। 180 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर यही सागर विद्यमान था, और आने वाले कालों में अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड से आने वाले निक्षेपों का टैथिस सागर में लगातार रूप से जमाव होता रहा, तथा उसकी गहराई या दशाव की प्रकृति के कारण निक्षेपों ने अच्छी मोटाई प्राप्त कर ली। क्रस्टेशियस काल में इसी सागर के आधार ने उठना शुरू किया, जिससे वलन की क्रिया प्रारंभ हुई, तथा आने वाले समय में उत्तरोत्तर हिमालय की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ या उत्पत्ति हुई। ओलिगोसीन काल में प्रथम उत्थान हुआ, जिसके फलस्वरूप महान हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन काल में द्वितीय उत्थान हुआ, जिसके फलस्वरूप लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और प्लायोसीन काल में तृतीय उत्थान हुआ, जिसके फलस्वरूप शिवालिक का निर्माण हुआ। अब देखिए, आगे एक सिद्धांत और आया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के आने के पश्चात कॉबर के भूसन्नति सिद्धांत ने अपना स्थान खो दिया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है दूसरा सिद्धांत है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है मुख्य रूप से समुद्र तल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग की संकल्पना के आधार पर विकसित हुआ सिद्धांत, जो कि मॉर्गन महोदय ने प्रस्तुत किया या प्रतिपादित किया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो था, समुद्र नितल प्रसरण, वो किसने दिया था? हैरी हेस ने 1960 में। और मॉर्गन ने इसी को आधार मानते हुए 1967 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मॉर्गन ने बताया कि जो प्लेट हैं वो एथेनोस्फेयर पर गति करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्लेटों के विनाशात्मक किनारे पर पर्वतों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस काल से ही प्रायद्वीपीय भारत का स्थानांतरण उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर निरंतर जारी है। ऐसा हम वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भी पढ़ चुके हैं। इसके फलस्वरूप भारतीय प्लेट का टकराव जो है उत्तरी भाग में अवस्थित यूरेशियाई प्लेट से हुआ, जो कि काफ़ी धीमी गति से दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता रहा है। यहाँ थोड़ा विवादास्पद स्थिति है कि भाई वैगनर के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम
यह समझ पाते हैं कि भाई प्लेटों का विस्थापन अभी जो हमने पढ़ा भी कि उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर होता रहा है। लेकिन यहाँ यह थोड़ी सी अलग स्थिति है कि जो यूरेशियाई प्लेट है उसका धीमी गति से स्थानांतरण होता रहा, जबकि जो भारतीय प्लेट है उसका स्थानांतरण थोड़ा तीव्र गति से उत्तर की तरफ हुआ। जबकि दोनों प्लेटों के बीच में टैथिस सागर अवस्थित है और टैथिस सागर में जो ये मलबा है लगातार गहराई प्राप्त कर रहा है, मतलब जो भूसन्नति है उसमें धसाव की प्रवृत्ति देखी जाती रही है और इसके फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। चूंकि भारतीय प्लेट अभी भी गतिशील है, यही कारण है कि हिमालय का उत्थान जो है वर्तमान में भी जारी है। इस बात की पुष्टि जो है हिमालय की नदियों के मार्ग परिवर्तन तथा हिमालयी एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में आने वाले भूकंपों से भी होती है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि भाई क्या कारण है कि भाई हिमालय में जो है भूकंप तो आते हैं लेकिन ज्वालामुखी की क्रिया नहीं देखी जाती है। तो कभी आप सोचिए, इसके पीछे वजह है कि भारतीय प्लेट का धसाव या भारतीय प्लेट ने अंदर धसकर अभी वो गहराई प्राप्त नहीं की है जो बेनी ऑफ जोन कहा जाता है, जहाँ पर चट्टानें पिघल जाती हैं। अगर उस स्थिति में भारतीय प्लेट पहुंच जाएगी बेनी ऑफ जोन पर तो चट्टानें पिघल जाएंगी, लावा बनेगा अंदर ही अंदर और ऊर्जा जो है बाहर आना चाहेगी, तो वहाँ पर भूकंपों के साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया देखी जाएगी भविष्य में। लेकिन देखिए, प्रत्येक भूकंप के साथ ज्वालामुखी क्रिया हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ भूकंप अवश्य आता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब हिमालय का जो उत्थान है वही जैसा कि हमने पहले बताया है 3 चरणों में पूरा हुआ और उनके फलस्वरूप 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ। वही ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का और मायोसीन काल में मध्य हिमालय का और प्लायोसीन काल में शिवालिक का निर्माण हुआ। यह जो निर्माण है दोनों प्लेटों के टकराव के फलस्वरूप हुआ है और जो भूसन्नति है उसमें मोड़ पड़ने की वजह से। तो दोनों सिद्धांतों में थोड़ा अंतर है। तो आप इस चीज़ को पढ़ने का प्रयास करें और इस टॉपिक का असाइनमेंट साथ में तैयार करें, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।